नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज एक प्री इलेक्शन सर्वे यानी कि पूर्व चुनाव सर्वेक्षण जो आया है उसके बारे में काफी चर्चा हो रही है। और चर्चा मोदी जी के लिहाज से भी बहुत हो रही है कि मोदी जी जिन बातों की के बारे में मुंह ही नहीं खोल रहे हैं, आज वही शायद बड़े मुद्दे लोगों के बीच में बने हैं। मैं बात कर रही हूँ नीति, सीएसडीएस और द हिंदू ने मिलकर एक प्री इलेक्शन सर्वे किया है। और उस सर्वे में 27% लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। 23% लोगों के लिए महंगाई बड़ा मुद्दा है। विकास केवल 13%, भ्रष्टाचार केवल 8%, राम मंदिर केवल 8%, हिंदुत्व 2%, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि 2%, आरक्षण 2% और 6% को भी पता ही नहीं है कि क्या मुद्दा है चुनाव में। अब आप ये सोचिए कि हिंदुत्व, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि, भ्रष्टाचार, ये सब मुद्दे नहीं है। राम मंदिर मुद्दा ही नहीं है। हर रैली में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं। और एक बार भी वो महंगाई और बेरोजगारी और उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो जनता में एक बड़ा इशू बना हुआ है। अब इसके आगे चलते हैं। इस सर्वे में अब ये देखिए कि नौकरी पाना कितना मुश्किल है। 62% लोगों ने कहा कि बहुत नौकरी पाना बहुत मुश्किल है, जिसमें से कि 65% लोग शहरों में रहने वाले हैं। गांव के लोग 62% ये कह रहे हैं कि नौकरी मिलना मुश्किल है। कस्बों में 59% और नौकरी पाना आसान है, उनकी संख्या केवल और केवल 12% है। मुसलमानों का कहना है, 67% मुसलमान ये कह रहे हैं कि नौकरी पाना अब उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। उसी तरह से ओबीसी, एससी, एसटी 63% है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि एक और आंकड़ा है, उसके बाद फिर मैं अपनी बातचीत करूंगी। हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, देश के जाने माने अर्थशास्त्री संतोष मेहरोत्रा साहब है। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश नीति पर। एक आंकड़ा और है जिसको हम जल्दी से पढ़ देते हैं कि राज्य सरकार कितनी जिम्मेदार है नौकरियों के लिए, केवल 17% लोग मानते हैं। केंद्र सरकार 21% और 57% लोग ये समझते हैं कि नौकरी न देने के लिए केंद्र और राज्य दोनों जिम्मेदार है। उसी तरह से महंगाई के लिए केंद्र सरकार को 26% लोग दोषी ठहरा रहे, राज्य सरकार को 12% और दोनों को 56%। अब इस आंकड़े को अगर आप ध्यान से देखें तो इस आंकड़े के पॉइंट्स जो मैंने बना के रखे थे, उस पॉइंट्स के जरिए ये साफ है कि बीजेपी ऐसा लगता है कि जमीनी हकीकत से बिल्कुल दूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जमीनी हकीकत से बिल्कुल दूर है। अगर महंगाई, बेरोजगारी और नौकरी एक बड़ा मुद्दा है, तो आज बीजेपी की सरकार क्या इस चीज को रियलाइज नहीं कर पा रही है और क्या इस सरकार का हारना तय है? इस रिपोर्ट के मुताबिक तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को इन इश्यूज का आइडिया ही नहीं है। इसी सब पर हम बातचीत करेंगे। संतोष मेहरोत्रा जी, जो ये आंकड़े आए हैं, इससे देख के जो कुछ पॉलिटिकल सवाल है, क्योंकि आंकड़ों का खेल बहुत ज्यादा लोग एक आम आदमी नहीं समझता है, तो मैं इस अपनी जो वार्ता है उसको थोड़ा सा पॉलिटिकल और सोशल ज्यादा बनाऊंगी ताकि आम लोग समझे। अब ये आंकड़ा क्या दर्शाता है? क्या मोदी सरकार जिस तरीके की बात कर रही है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रैली में जो बात कर रहे हैं, वो ये सब बातें तो है नहीं। अगर जनता के मन में अगर इस तरीके का आंकड़ा है कि बेरोजगारी, महंगाई और नौकरी उनके लिए सबसे बड़ा इशू है। बिल्कुल, आप वजह फरमा रही हैं नीलू जी। पहली बार तो आपको नमस्कार और आपके श्रोताओं को नमस्कार मेरी ओर से। देखिए, ये अब विपक्ष पे निर्भर है कि वो इस प्रकार के मुद्दों को कितना उभार पाती है। बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि सबको मालूम है, आम आदमी को मालूम है, श्रोता को और जो आपके कार्यक्रम देख रहे हैं और चाहे न देख रहे हों, जो रैलीज में जाते हैं चाहे रैलीज में न जाते हों, मगर उनके परिवार सब जानते हैं कि बेरोजगारी कहीं ज्यादा बढ़ गई है, महंगाई कहीं ज्यादा बढ़ गई है, और तीसरी बात, उन सबको मालूम है कि उनकी आमदनी काफी कम हो गई है। यानी कि एक तरफ जुमला है कि हम 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, दूसरी तरफ जुमला है कि हम सबसे तेज विकास दर से बढ़ रहे हैं और दुनिया के देशों के मुकाबले। मगर इन प्रकार के आंकड़ों से आम आदमी पर ढेला असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो ये देखता है कि उसकी बेरोजगारी में कमी आई या नहीं आई, या उसकी महंगाई की दर में कोई कमी आई या नहीं आई। और ये बात आप न भूलें, और मैं
अभी सीएसडीएस की खास तौर से चर्चा करना चाहता हूं कि कितने रिलायबल उनके आंकड़े हैं। बहुत ही उन पर उनको तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही सही ढंग से इकट्ठा किया जाता है। बात यह है कि सीएसडीएस के आंकड़े इन्हीं सवालों पर 5 साल पहले के भी हमारे पास हैं और आज के भी हैं। तो हम तुलनात्मक रूप से इनकी चर्चा कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। वही सवाल तब पूछे गए थे, वही सवाल अब पूछे गए। तो आप ये नीलू जी सवाल कर सकती हैं, और वाजिब सवाल होगा कि भाई अगर ये बात सही है, जैसा हमको मालूम है कि ये सही है, कि 17-18 में ही हमारे देश में बेरोजगारी की दर 45 साल में उच्चतम स्तर पे पहुंच गई थी, तो भाई ये तब तक एहसास क्यों नहीं हुआ था लोगों को? और ऐसा क्यों हुआ कि युवाओं ने भारी मात्रा में 2014 में ही भाजपा को वोट नहीं दिया, 2019 में उससे भारी मात्रा में और ज्यादा मात्रा में भाजपा को वोट दिया बनिस्बत कांग्रेस के? उसका कारण बड़ा साफ है नीलू जी। कारण ये है कि आम आदमी या आम युवा की मानस में ये बात बैठी नहीं थी 19 की शुरुआत तक कि बेरोजगारी पिछले साल ही यानी कि 18 में ही भयंकर रूप से बढ़ चुकी थी, क्योंकि आपको याद होगा नोटबंदी हुई थी 16 के अंत में, फिर जीएसटी एक बेतरतीब लागू की गई थी, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ रेट और विकास दर में निरंतर कमी आई थी। और तो बात ये भी है कि सरकार ने उसी समय थोड़ा सा ये बात का एहसास होते हुए, जानते हुए ये याद दिलाया कि देखिए पुलवामा में हमारे जवान मारे गए और हमने देखिए बालाकोट में क्या कर डाला। सो देशभक्त हमारे देश के आम युवा और आम जनता उस बहकावे में आ गए। नहीं, लेकिन प्रोफेसर मेहरोत्रा, आपने एक इंटरेस्टिंग बात कही। आपने पुलवामा का जिक्र किया। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तराखंड में गए तो कहने लगे कि देखिए ये वो सरकार है जो घर में घुस कर मारती है। आज उत्तराखंड में जब उन्होंने रैली में ये बात कही, तो यानी कि आज भी वो महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी कैसे लोगों को महंगाई और बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे, नौकरियां कैसे मिलेंगी, इसको लेकर प्रधानमंत्री का कोई प्लान नहीं है और ना ही वो लोगों को बता रहे हैं। बहुत दुख की बात है कि ये इस तरीके की चर्चा अभी भी रैलीज में की जा रही है, क्योंकि असलियत ये है कि ये सरकार की सारी कोशिश पिछले 5 साल से ये रही है, ये बताती रही है, सरकारी अर्थशास्त्री सारे बताने की कोशिश करते रहे हैं कि हमने इतने करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, हमने इतने लोगों को मुद्रा लोन दिया, इत्यादि इत्यादि। वो मतलब आम आदमी ये भूला नहीं है और शायद जानता भी होगा कि 19 के रिजल्ट आ जाने के बाद ही ये बेरोजगारी के आंकड़े सरकार ने जारी किए। तो यानी कि आम आदमी को एहसास ही बहुत देर से होना शुरू हुआ और तब तक वोट हो चुका था, बालाकोट पुलवामा हो चुका था, तो वो वोट दे चुके थे बड़ी उम्मीदों से। अब पिछले 5 साल से उन्होंने ये पाया है, आम आदमी ने ये पाया है कि भाई बेरोजगारी तो किसी हालत में कम हो ही नहीं रही है, बल्कि बढ़ती चली जा रही। उल्टा आप मतलब आम आदमी उसने ये पाया कि 2020 के शुरू में 25 मार्च को एक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन कर दिया, बेबुनियाद, बेजरूरी, और जिसका असर ये हुआ कि बेरोजगारी और भयंकर रूप से बढ़ गई। और उसकी वजह से सबको मालूम है, आम आदमी को मालूम है कि 6 करोड़ हमारे देश का कार्यबल जो शहरी इलाकों में काम करता था, उसकी वजह से 6 करोड़ लोग वापस गए। 20 में गए, 21 में गए, 22 में गए और 23 में भी गए। उसमें से बहुत कम मात्रा में लोग बाहर आए हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि कृषि में जहां वैसे ही बेरोजगारी की मात्रा बहुत है, वहां अगर 6 करोड़ लोग और अधिक पहुंच जाते हैं तो उसका असर क्या होगा रोजगार दर पे। तो
लोग भूले नहीं हैं कि रोजगार बढ़ रहा था पहले, जब तक ये सरकार नहीं आई थी, और रोजगार दर बढ़ रही थी। हालांकि महंगाई दर बढ़ रही थी, मैं महंगाई पे अभी आऊंगा, मगर पॉइंट ये है कि लोगों को अब एहसास हो रहा है कि इस सरकार ने न रोजगार पैदा किया है और ना ही महंगाई कम कर पाई है। और उसके ऊपर से तीसरी बात कि रोजगार दर यानी कि वेतन दर कम होती चली गई है। तो अब ऐसी स्थिति में, और कोविड का खर्चा और बर्दाश्त करना पड़ा लोगों को, और लोग वापस भी गए, तो अब आप सोच सकते हैं कि वेतन दर क्यों नहीं कम होगी। मनरेगा पे भार बढ़ता चला गया, सरकार का खर्च बढ़ता चला गया मनरेगा पे, और सरकार ने जम के ऋण लिया है आम आदमी से खर्च करने के लिए। उसी के लिए नहीं लिया, वो रेवड़ियां बांटने के लिए भी जम करके ऋण लिया है। तो भाई, हम जाहिर है ये सब मुद्दे उठ करके आएंगे और आ ही रहे हैं। मैं तो पढ़ रहा था ये। जी जी, प्रोफेसर मेहरोत्रा, लेकिन अब मैं इसको बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट करना चाह रही हूँ। मोदी जी जिस तरीके की अपने रैलीज में बातें कर रहे हैं, इसका मतलब क्या ये है कि मोदी जी का जो जमीन से कनेक्ट है वो अब खत्म हो गया है, बीजेपी का जमीन से कनेक्ट खत्म हो गया है? अगर 27% लोग बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा मांग रहे हैं, 23% महंगाई को, और ये जो हिंदुत्व की बात जो बीजेपी करती है और प्रधानमंत्री करते हैं वो केवल 2%, राम मंदिर केवल 8%, और उसी तरह से आरक्षण केवल 2%, तो फिर सरकार क्या जमीन से कनेक्ट खो चुकी है एक तरीके से? बिल्कुल खरी कनेक्ट हो चुकी है। मैं तो आपकी, देखिए, आपने जो आंकड़े बताए उससे ज्यादा और आंकड़े आपके श्रोताओं को बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने काफी आंकड़ों को स्टडी किया है, क्योंकि मुझे डिटेल रिपोर्ट सारी मिल गई। तो उसमें से ये पता चलता है कि जितने रिस्पोंडेंट थे उस, देखिए, एक चीज मैं इनके सर्वे के बारे में कुछ खूबियां बता दूं जिसमें क्यों ये इतना हम इत्मीनान से कह सकते हैं कि ये विश्वसनीय है। एक चीज ये है कि ये फोन से सर्वे नहीं करते। ये जब सर्वे करते हैं तो ये आम आदमी के पास अच्छी तरीके से सैंपलिंग करके ये लोगों के पास जाते हैं और सवाल करते हैं। तो मतलब प्रेम से बात होती है, पहली बात। दूसरी बात कि ये वही सवाल कर रहे हैं जो 2019 में किए थे इन्होंने। तो हम तुलनात्मक रूप से हम देख सकते हैं कि आज क्या लोग जवाब दे रहे हैं और पहले क्या जवाब दे रहे थे। तो इन सब बातों की वजह से, और ये सर्वे 10 रोज पहले हुआ, ये इस विषय, ये इस बात में मैं वापस आऊंगा, ये बहुत ही जरूरी बात है। मगर मैं वापस अपनी रोजगार वाली बात पे आता हूं कि 2/3 रिस्पोंडेंट्स जो थे जिनसे सवाल किया गया, उन्होंने ये कहा कि अब ज्यादा मुश्किल हो गया है रोजगार ढूंढने में, काम ढूंढना ज्यादा मुश्किल। 2/3। तो वो जो आप 23% कह रहे हैं कि रोजगार का मुद्दा है, मगर उनसे जब ये पूछा गया कि आज ज्यादा मुश्किल है या कम मुश्किल है, तो 2/3 ने कहा कि शहरी इलाकों में, और आदमियों ने खास तौर से ये बात अपनी दुख बताया कि ये स्थिति और भी ज्यादा है। 2/3 से ज्यादा उन्होंने कहा। 3/4 लोगों ने ऐसा कहा कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व रोजगार पैदा करने के लिए ज्यादा है। वो आपकी बात सही है कि राज्य सरकार भी है जिम्मेदार, केंद्र सरकार भी है, मगर केंद्र सरकार की ज्यादा है, ये भी साफ इनके जवाब से आता है। दूसरी बात ये ध्यान में रहे कि हर आदमी समझता है कि देखिए, सरकार जो है केवल कुल जितना रोजगार है देश भर में उसका 5% ही प्रदान कर सकती है, 95% तो निजी क्षेत्र में आएगा। मगर तो ये लोग ये कह रहे हैं कि सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो सारे इंतजाम करें जिससे निजी क्षेत्र में रोजगार पैदा हो सके। तो यानी कि 2/3 लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। अच्छा, अब मैं महंगाई पे आ जाता हूं, क्योंकि रोचक बात यह है कि अब आप सोचिए नीलू जी कि एक तरफ आमदनी कम हो रही है, राइट, रोजगार है नहीं तो आमदनी कम हो रही, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है। इस वजह से 2/3 लोग ये कह रहे हैं कि
उन्होंने देखा है कि दाम बढ़े हैं पिछले 5 सालों के अंदर। वो खुद कह रहे हैं 5 सालों के अंदर दाम, तो सबको मालूम है, हमें मालूम है, आपको मालूम है पेट्रोल का दाम कहां था, कहां पहुंचा दिया। इस सरकार में वो किसी भी हालत में कम करने के लिए, टैक्सेस कम करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये सरकार क्यों नहीं कम है, करने के लिए तैयार है? क्योंकि हमें मालूम है ये सरकार भयंकर रूप से रेवड़ियां बांटने में जुटी रही है, जिसकी वजह से इसको ऋण लेना पड़ा है जबरदस्त तौर से, जो 55 लाख करोड़ से बढ़कर के 200 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। अब ऐसी स्थिति में जब वो पेट्रोल डीजल पे दाम कैसे घटाए, ये सवाल है। तो आम आदमी ये सब समझता है, ये सब समझता है। एंड मतलब सीएसडीएस ने ये जो सवाल किए गए उसके रिस्पॉन्सेस को 19 से की तुलना की और ये पाया कि अब अधिक मात्रा में, अधिक अनुपात में लोग ये कह रहे हैं कि हम अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मगर ऐसे लोग मिडिल क्लास में नहीं है, अपर क्लास में नहीं है, वो निचले के 50% जो लोग हैं वो ऐसा कह रहे हैं। ऊपर के जो 50% लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हाँ हाँ हमारे लिए ठीक ठाक है। अब ये क्या बताता है आपको? ये वही बताता है जो हमको आंकड़े बता रहे हैं कि धन और संपत्ति में विषमताएं बढ़ी हैं पिछले 5-6 साल 10 साल में, कि आय में, वेतनों में, ऊपर और नीचे के बीच में जो अंतर है उसमें विषमताएं बढ़ी हैं। तो ये चीज वही बता रहा है। और उसी तरीके से आम आदमी कह रहा है कि महंगाई की दर हमें खाए जा रही है, जबकि मिडिल क्लास और अपर क्लास ये बात नहीं कह रहा। जी नहीं, लेकिन संतोष जी, जो सबसे बड़ी बात है कि नौकरी पाना डिफिकल्ट है, गांव में, कस्बों में, शहरों में। क्या ये जो स्थिति है, क्या बीजेपी को ले डूबेगी इस बार? ठीक है, 2014 में उन्होंने एक उम्मीद दिखाई, लोगों ने वोट किया। 19 में पुलवामा हो गया, लोगों ने बोला ठीक है चलो एक मौका और दो। क्या 24 में वो बेनिफिट ऑफ डाउट जनता नरेंद्र मोदी को देने के लिए तैयार है? वो तभी संभव है अगर इंडिया गठबंधन इस बात का इत्मीनान दिला पाए आम लोगों को। मुझे लगता है कि वो एक सक्षम सरकार बनाने में के लिए तत्पर है और उसके लिए संभव है। और हम ये कह सकते हैं कि पिछले 10-15 रोज में जो प्रक्रियाएं हुई हैं इंडिया अलायंस के बीच में, ये साफ जाहिर हो रहा है। पहली चीज कि भाजपा घबराई हुई है। जिस तरीके से सरकार गिराने के प्रयत्न बढ़े हुए हैं और उन्होंने और जोर पकड़ा है, 2 चीफ मिनिस्टर्स को जेलों में डाला है। और उसी प्रकार रैलियां जो इंडिया अलायंस की हो रही हैं और उनकी सीटों का चयन, जो चुनाव के लिए तैयारी, वो सारी बढ़ी हुई है। तो संभवतः मतलब अभी भी मानता हूं मैं कि मतलब पहले चरण का वोट 10-15 रोज में ही होना है, मगर इलेक्शन तो अभी पूरा 1.25 महीना चलेगा नीलू जी। तो जाहिर है बहुत मौका है, अभी बहुत सी रैलियां करने का संभावना है और अपनी बातें लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। अब आपने कहा कि देखिए करप्शन वाला मुद्दा बहुत उभर करके नहीं आ रहा है, मगर ये ध्यान रहे नीलू जी कि ये सर्वे 10 रोज पहले हुआ था। 10 रोज पहले तक ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मुद्दा उतना तूल नहीं पकड़े था। सारी बातें जैसे निकल के आ रही हैं, एसबीआई ने सारे जो आंकड़े और जो यूनिक कोड नंबर दिया, तो लोग, तो हमारे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स जो पत्रकार हैं, उन्होंने खोजबीन करके सारा साबित करना शुरू कर दिया कि प्रक्रिया ये चल रही थी कि इस हाथ ले और उस हाथ दे। तो आप लोग तो पत्रकार होकर के लोगों के बीच में घूम रहे हैं अलग अलग, और आपको ये एहसास होना शुरू हो गया होगा और ये बात और तूल पकड़ेगी कि ये बात अब लोगों को साफ नजर आ रही है कि ये तो ओपन एंड शट केस है, यानी कि साबित किया जा सकता है। ये बोफर्स की तरीके से नहीं है या 2G की तरीके से नहीं है। यहां तो साफ दिख रहा है
कि हमने इस जेब में लिया और उस जेब से आपको कॉन्ट्रैक्ट भारी भरकम दे दिया। तो ये तो चलता चला आ रहा है, पिछले 6-7 साल से चल रहा है जब से इलेक्टोरल बॉन्ड। तो इस बात को और आगे ले जाएंगे जो इंडिया अलायंस के लोग और उनके नेता हैं, उस पर निर्भर करेगा ये बात पहुंचती है कि नहीं। जी बिल्कुल। लेकिन संतोष जी, क्या ये जो आंकड़ा है इसको देखकर क्या लगता है कि जो ग्राउंड सेंटिमेंट है और जिस तरीके की भावनाएं जनता में है, क्या मोदी सरकार की हार इस आंकड़े को देखकर तय लगती है, या फिर मुश्किलें बहुत खड़ी होंगी मोदी जी के लिए? ये चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला है। उनको लगेगा कि राष्ट्रवाद का मुद्दा जो 2019 में चला था, वो सारी बातें इस बार 2024 में नहीं चलने वाली। बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि अभी तक कोई राष्ट्रवाद का मुद्दा तूल नहीं पकड़ रहा है, और इसी वजह से जब भी भाजपा के नेता भटकाने की बात करते हैं, भड़काने की बात करते हैं, तो आम आदमी उस तरीके से न भटक रहा है न भड़क रहा है। और ये ध्यान रहे कि सारे पत्रकार ये बता रहे हैं कि भाजपा की रैलीज में उस प्रकार से भीड़ नहीं पहुंच रही जिस प्रकार से पहले पहुंचती थी, 5 साल पहले तक पहुंचती थी, या राज्य सरकार के इलेक्शंस में खासतौर से हिंदी पट्टी के प्रदेशों में पहुंचती थी। तो अंतर तो है ना। अब क्योंकि ये क्यों भूला जाए कि आखिर राहुल गांधी ने भी 2 देशव्यापी यात्राएं करी हैं, दक्षिण से उत्तर तक और फिर पूरब से पश्चिम तक, उसका भी कुछ असर आम आदमी तक पहुंचा है। और जब आम आदमी देख रहा है कि देखिए, ये बात आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि जब अगर विपक्ष बहुत सक्षम ना हो, पैसे उसके पास ना हो, वो बहुत उतना काम आम आदमी तक अपनी मैसेजेस ना पहुंचा पाए, उसके बावजूद आम आदमी की जो दुख है, जो दर्द है और जो पीड़ा वो 5 साल से झेल रहा है, उसको वो नकार तो सकता नहीं। क्या वो कोविड की यादें सारी खत्म हो गई होंगी? नहीं होंगी। जो एक महंगाई है खत्म हो गई होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल आपसे करूँगी कि ये जो मोदी सरकार 400 पार का नारा दे रही है कि 370 सीटें बीजेपी की आएँगी, और 400 का नारा जो एनडीए के लिए उन्होंने लगाया है, ये जो ज़मीनी हकीकत लोकनीति और सीएसडीएस के सर्वे से आई है, आपको लग रहा है सर कि ये कितने सीटों में बीजेपी निपटने वाली है? देखिए, मैं उस प्रकार का विश्लेषक नहीं हूँ कि मैं ये कह सकूँ कि किसकी कितनी सीटें आएँगी। हालाँकि ये साफ है, जो पार्टी आज की तारीख में करीब 420 सीटों पे लड़ रही हो, वो ये दावा करे कि हम 400 जीत जाएँगे, ये तो बेबुनियाद बात है ना। तो हमको इस ये तो सवाल ही नहीं किसी को, पत्रकार को करना चाहिए। माफ़ करिएगा, मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ। ये तो ना, इस बात को ढेला बिल्कुल तूल नहीं देना चाहिए। 370, 400, मैं तो कहता हूँ 300 भी कहां से आप पहुंच जाइएगा, क्योंकि अगर आप उत्तर के प्रदेशों में देखें, आप वैसे ही भाजपा मैक्सिमम पे है, वहां से तो नीचे ही जा सकती, ऊपर तो जा नहीं सकती। और अब ये पार्टी सिमट करके उत्तर के प्रदेशों में रह गई है, पश्चिम के प्रदेशों में रह गई है। और हमको सबको अच्छी तरीके से मालूम है कि कई ऐसे प्रदेश हैं उत्तर वाले भाग में, मतलब दक्षिण से तो सफाया हो गया है और सफाया हो जाने वाला है, मगर उत्तर वाले या पश्चिम वाले जो जितने प्रदेश हैं, वहां अगर मैक्स है तो कमी हो सकती है। और कई ऐसे प्रदेश हैं जहां वो बात नहीं है जो 19 में थी। जमीन और आसमान का अंतर हमको और आपको अच्छी तरीके से मालूम है। अब बंगाल में, महाराष्ट्र में और बिहार में और बल्कि यूपी तक में, हरियाणा में होने की राजस्थान में होने जी। की संभावना है। जी चलिए, फिलहाल तो लोकनीति और सीएसडीएस के सर्वे ने मोदी जी के सारे दावों की एक तरीके से पोल खोल दी है, क्योंकि जो जमीन पर जो भावनाएं हैं, जमीन पर जो सेंटिमेंट है, जमीन पर जो मुद्दे हैं, वो बिल्कुल ही अलग है। अगर उनका कंपैरिजन अगर आप करें जिन मुद्दों को मोदी जी उठा रहे हैं, तो इस पर अभी दर्शकों के ऊपर ही छोड़ देते हैं, और जो वोटर है उसके उसके ऊपर छोड़ दिया जाए कि उसके लिए कौन सा बड़ा मुद्दा है। लेकिन फिलहाल ये जो सर्वे है वो मोदी जी के सारे दावों की पोल खोलता है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया संतोष जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।